नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 84वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रहनुमाई मजदयासन सभा किससे जुड़ी हुई थी, किससे संबंधित थी? तो ये पारसियों से संबंधित थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, एस बंगाली और अन्य लोगों ने मिलकर रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। यह पारसी धर्म में व्याप्त कुरीतियों का सुधार आंदोलन था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था में सुधार करना, पारसी धर्म को पुनः प्राचीन शुद्धता प्राप्त करना, पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता प्राप्त करना तथा स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाना था। इन्होंने राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका भी आरंभ की। राष्ट्र गोफ्तार। क्वेश्चन नंबर दो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने असबाब बगावते हिंद की रचना की थी और ये 1857 के विद्रोह के कारणों पर किसी भारतीय के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसकी मूल भाषा उर्दू थी, उर्दू भाषा में लिखी गई थी और ये 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ये अंग्रेजी में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। 1912 में इन्होंने अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की और 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर इन्होंने अल बलाग नामक एक और साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया और इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सर मोहम्मद इकबाल। तो सर मोहम्मद इकबाल एक कवि और दार्शनिक थे और पाकिस्तान में इनको पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा जो ये गीत है, ये जो कविता है, ये मोहम्मद इकबाल की ही रचना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से किसने 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उनका नाम, रास बिहारी घोष का नाम नरम दल के नेताओं ने प्रस्तावित किया था और गरम दल के नेताओं ने लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक का नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था। गरम दल के नेता चाहते थे कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष या तो लाला लाजपत राय बने या तिलक बने, बाल गंगाधर तिलक बने। गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 के जो बनारस अधिवेशन है उसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और फिरोज शाह मेहता, जिसको मुंबई का शेर भी कहा जाता था, इन्होंने कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में 1890 में अध्यक्षता की थी। कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन 1890 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है 23 जनवरी 1948 को किसने सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा था? हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। सुभाष एक महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन देश पर न्यौछावर किया। संकीर्णतावाद और जाति भेदभाव की उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं थी। वे सबसे एक समान व्यवहार करते थे और ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, जो कि उनके बर्थडे पर 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस के लिए। जो गांधी जी ने अपनी हत्या के एक सप्ताह पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन श्यामजी कृष्ण वर्मा के विषय में असत्य है? तो उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी नेता, एक वकील और एक पत्रकार थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। जब 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की।
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी। इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अब ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। वह काठियावाड़ के निवासी थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। उन्होंने मासिक पत्र इंडियन सोशलिस्ट प्रारंभ किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट है, भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन्होंने लंदन में एक छात्रावास स्थापित किया था जिसे इंडिया हाउस कहा जाता था, ये भी सही स्टेटमेंट है कि ऐसे भारतीय स्टूडेंट जो लंदन में जो है रहने की जगह ढूंढ रहे थे, उनके लिए उन्होंने इंडिया हाउस नामक जो है एक संस्था की स्थापना की थी। डी है, वह गदर पत्र के संपादक थे, जो कि गलत स्टेटमेंट है। गदर पत्र के संपादक थे, गदर पत्र का संपादन किया था गदर पार्टी ने, जिसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और उनके साथियों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा बंधुआ मजदूरी का एक रूप था। बंधुआ मजदूरी का एक रूप था कमियोटी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत कृषिदास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली जो ब्याज की राशि है, उसके बदले में वे जीवन भर उनकी सेवा करते थे। यानी कि जो पैसा ब्याज के रूप में वे ले लेते थे, उस ब्याज का जो उस मूल का जो ब्याज होता था, उस ब्याज के लिए वह उम्र भर जो है अपने मालिक के लिए मजदूरी करते थे। तो ये एक बंधुआ मजदूरी का रूप है। इसके अलावा भी ब्रिटिश इंडिया में जो है कौन कौन सी आर्थिक प्रथाएं प्रचलित थी? तो इसमें एक थी 3 कठिया प्रथा। तो इस प्रथा में क्या था? इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों का अपने अंग्रेज बागान मालिकों से ये अनुबंध रहता था कि अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये कौन सी प्रथा थी? ये 3 कठिया प्रथा थी। एक प्रथा थी ददनी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत अग्रिम करारनामा जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर होता था, वह जो है कर लिया जाता था। और ये किसके साथ करते थे? ये करते थे ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों तथा शिल्पियों के साथ ये जो है ये करारनामा करते थे। उसके बाद जो है अग्रिम पेशगी दे दी जाती थी इन व्यापारियों के द्वारा, और फिर जो माल तैयार होता था उसको कम कीमत पर ये व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों से ले लेते थे। उसके अलावा एक और प्रथा है दुबला हाली प्रथा। तो इस प्रथा में क्या होता था? ये प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले जो भूदास है, वह अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का जो है संरक्षक मानते थे। अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का और स्वयं का भी संरक्षक मानते थे। तो ये होती थी दुबला हाथी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा के जानकार थे। वॉरेन हेस्टिंग की साहित्य में बहुत ही गहरी रुचि थी। उसने प्राचीन विद्याओं और साहित्य को संरक्षण दिया था। वॉरेन हेस्टिंग ने चार्ल्स विल्किंसन के गीता के प्रथम अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना भी लिखी थी। उससे वॉरेन हेस्टिंग से प्रेरणा पाकर विल्किंसन, होलहेड तथा सर विलियम जोन्स आदि ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। विल्किंस ने गीता और हितोपदेश का अनुवाद भी किया। सर जॉन शोर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो है भारत के गवर्नर बने थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही काल में जो स्थायी बंदोबस्त है वह लागू हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में है सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है?
तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित है और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को सावित्री, जो कि प्रातःकाल की देवी थी, उसके लिए गाया जाता था और ये सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद, तो सामवेद धुनों और मंत्रों के रूप में जाना जाता है, यानी कि म्यूजिक। सर्वप्रथम म्यूजिक की जानकारी इसमें मिलती है। म्यूजिक की जानकारी, धुनों और मंत्रों की जानकारी इसमें मिलती है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में अनुष्ठान विधि, मंत्र यानी कि जो मंत्रों का अनुष्ठान कैसे किया जाए, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। और अथर्ववेद में जादुई सूत्रों का जो है, जादुई सूत्रों की जानकारी मिलती है। जादू टोनों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध मत में पातिमोक्ष, पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष, तो पातिमोक्ष होता था संघ के नियम, संघ के नियम। पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष में बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी विधि होती थी तथा उनके भंग होने पर किया जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन होता था कि अगर इन नियमों का भंग होगा तो प्रायश्चित के रूप में जो है क्या करना होगा, तो इन नियमों का इसमें संकलन होता था। इसका बौद्ध मठ में बहुत ही महत्व था तथा महीने में 2 बार इसका पाठ करना अनिवार्य था। राजा मिनांडर के प्रश्न या फिर मिलिंदपन हो, तो इसमें एक यूनान के राजा थे मिनांडर, ठीक है, उनके प्रश्न थे और एक बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन, उनके जवाब हैं। तो इसका संकलन है मिलिंदपन्हो नामक एक ग्रंथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो उत्तर वैदिक काल में करों का संग्राहक होता था भागदूत। भागदूत करों का संग्राहक होता था। अक्षाबाप, तो अक्षाबाप लेखाकार होता था। पालागल होता था संदेशवाहक। और संग्रहित्री होता था कोषाध्यक्ष। संग्रहित्री होता था कोषाध्यक्ष। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 84 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।